अच्छी मौत आखिर क्या है? सालों से ये एक सवाल बहुत ही गहरी एथिकल, मेडिसिनल और लीगल डिबेट का सेंटर रहा है। जब कोई इंसान एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जिसका कोई इलाज नहीं, जो अपनी ही बॉडी में ट्रैप्ड हो, क्या उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का राइट है? ये है यूथनेशिया का सवाल। और इंडिया में इस सवाल का जवाब ढूंढने का सफ़र बहुत ही लंबा, इमोशनल और कोर्ट केस के ऐसे फैसलों से भरा हुआ है जिन्होंने जिंदगी, मौत और पर्सनल लिबर्टी की हमारी समझ ही बदल कर रख दी। आज हम इंडिया में यूथनेशिया के कॉम्प्लेक्स लीगल हिस्ट्री को समझेंगे, बिल्कुल मना करने से लेकर पैसिव यूथनेशिया को लीगल करने तक और लिविंग विल जैसे कॉन्सेप्ट तक। फोकस करिए क्योंकि ये कहानी है अल्टीमेट ह्यूमन राइट्स की। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं यूथनेशिया की। यूथनेशिया, जिसे मर्सी किलिंग भी कहते हैं, दर्द और तकलीफ खत्म करने के लिए, इंटेंशनली जिंदगी को खत्म करने के लिए ये एक्ट है। लेकिन ये एक टाइप का नहीं है, इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे कि एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया वो है जब डॉक्टर जानकर एक ऐसी चीज़ देते हैं जो पेशेंट की जान ले ले, जैसे कि कोई डेडली इंजेक्शन। ये वो है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और इंडिया में ये अभी भी इलीगल है। एंड ऑन द सेकेंड हैंड, व्हाट इज़ पैसिव एथनेशिया? पैसिव यूथनेशिया दूसरी तरफ वो चीज़ है जब हमारी दवाई या कोई इलाज जिसे रोक दिया जाए तो बस एक टर्मिनली इल पेशेंट की ज़िंदगी को, जो कि आर्टिफिशियली लंबा कर रहा था, उसे नेचुरली अपनी बीमारी से मरने दिया जाए, जैसे वेंटिलेटर बंद करना या आर्टिफिशियल खाना रोकना। एंड देन क्वेश्चन अराइज फॉर कंसेंट। फिर सवाल आता है कि कंसेंट किसका होगा। वॉलेंट्री यूथनेशिया वो होती है जब पेशेंट खुद अपनी होशो हवास में ऐसा करने को बोले। एंड नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया वो होती है जब पेशेंट कुछ बोल नहीं सकता, जैसे कि वो कोमा में है, तो उसका कोई फैमिली मेंबर या उसका कोई गार्जियन ये फैसला ले। इंडिया की लीगल लड़ाई में वॉलेंट्री पैसिव यूथनेशिया को लीगल करने की कही गई है। इंडिया में यूथनेशिया की कहानी अरुणा शानबाग की कहानी के बिना अधूरी है। 1973 में अरुणा, जो मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में एक नर्स थी, पर एक वार्ड बॉय ने ब्रूटल हमला किया। उस हमले में उसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, अंधी, पैरालाइज्ड और अपने आसपास की कोई खबर नहीं। 42 साल तक केईएम हॉस्पिटल के डेडिकेटेड स्टाफ ने उसे संभाला, लेकिन 2009 में जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी, जिन्होंने अरुणा पर लिखा था, ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। वीरानी ने कहा कि अरुणा का जिंदा रहना उसका डिग्निटी के साथ जीने का राइट का वॉयलेशन है, और उन्होंने पैसिव यूथनेशिया की परमिशन मांगी। ये केस अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ बन गया। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही कठिन सवाल के सामने थी, क्या अरुणा को मरने दिए जाने का राइट था? कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। फैसले की कुछ खास बातें। नंबर 1, कोर्ट ने क्लियरली एक्टिव यूथनेशिया को मना कर दिया, कहा कि ये एक क्राइम ही रहेगा। नंबर 2, पहली बार लीगल पैसिव यूथनेशिया को माना स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। पॉइंट नंबर 3, एक डिसीजन लेने का तरीका बनाया। लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला कोई एक आदमी नहीं ले सकता, इसके लिए हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि एक गार्जियन की तरह काम करेगी, मेडिकल रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल स्टाफ या परिवार की राय को सुनकर। अजीब बात यह है कि अरुणा के स्पेसिफिक केस में कोर्ट ने यूथनेशिया की प्ली रिजेक्ट कर दी, क्योंकि केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ, जिन्होंने उसे इतने सालों से संभाला था, उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे दर्द नहीं है और वो उसे संभालना चाहते हैं। कोर्ट ने उनकी डेडिकेशन को रिस्पेक्ट दी। अरुणा शानबाग 2015 में निमोनिया से चली गई, लेकिन उसकी दुख भरी जिंदगी और उससे जुड़ा केस इंडिया में डिग्निटी के साथ मरने का राइट लीगलाइज करने का दरवाजा खोल गया। अब शानबाग का फैसला एक शुरुआत थी, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हर केस के लिए हाई कोर्ट जाना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग था। सोचिए, अगर कोई आदमी अपनी मर्जी पहले ही बता सकता बिफोर कोई हादसा हो। यही सोच लेकर आया अगला लैंडमार्क केस, कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। उन्होंने कहा कि डिग्निटी के साथ मरने का राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर एक फंडामेंटल राइट है।
एंड दे सेड कि डिग्निटी के साथ मरने का राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर एक फंडामेंटल राइट है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है और इसका मतलब है अनबियरेबल दर्द से बचने का राइट। एक हिस्टोरिकल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने सहमति जताई। इसके बाद आता है 2018 का बड़ा फैसला जिसमें 2 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1, इसने पैसिव यूथनेशिया को फंडामेंटल राइट माना। पॉइंट नंबर 2, इसने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल को इंट्रोड्यूस किया और लीगल किया। और अब हम जानते हैं लिविंग विल क्या चीज़ है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक आदमी अपने होशो हवास में लिख कर दे सकता है कि अगर कभी वो किसी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां उसका इलाज नामुमकिन हो और वो पीवीएस में चला जाए तो उसे लाइफ सपोर्ट पर नहीं रखा जाए। एंड लिविंग विल आप सिर्फ तभी बना सकते हैं जब आप मेंटली फिट हैं। किसी भी वक्त आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिर्फ टर्मिनल इलनेस या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के लिए ही ये एप्लीकेबल है। यह आपके फ्यूचर मेडिकल केयर के लिए आपके इंस्ट्रक्शन है जब आप बोल नहीं पा रहे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे केसेस जो लिविंग विल के होने और ना होने की वजह से दिल को हिला देंगे। नंबर 1, बैंगलोर केस 2099। 55-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, अनबियरेबल पेन। उसने लिविंग विल बनाया था। जब उसकी कंडीशन होपलेस हो गई, उसकी वाइफ ने लिविंग विल दिखाई। मेडिकल बोर्ड ने कंफर्म किया और वेंटिलेटर हटा दिया। उसके लास्ट वर्ड थे, थैंक यू फॉर लेटिंग मी गो पीसफुली। सेकेंड केस है दिल्ली केस 2021। 80-year-old रिटायर्ड टीचर, एडवांस अल्जाइमर डिजीज, किसी को पहचानता ही नहीं था। बेटी ने आईसीयू में 6 मंथ तक रखा। एवरी मंथ 2 to 3 lakhs का खर्च। जब उन्होंने यूथनेशिया की परमिशन मांगी, हाई कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि लिविंग विल नहीं बना था। बेटी ने कहा, मैंने अपनी सारी कमाई, सारी सेविंग्स इन पर खत्म कर दी और फादर को पता भी नहीं है कि वो हैं कहाँ। केस नंबर 3, मुंबई केस 2022। कैंसर पेशेंट, एक्सट्रीम पेन, यूथनेशिया डिमांड की। मेडिकल बोर्ड ने कहा आपकी पेन मैनेजमेंट से बेटर हो सकती है। पेन स्पेशलिस्ट ने ट्रीटमेंट किया और पेशेंट 6 मंथ और जीता गया। उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में दिवाली भी मनाई। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे लिविंग विल के होने और लिविंग विल के ना होने और कोर्ट की समझदारी भरे फैसले के। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यूथनेशिया सुसाइड के इक्वल है? क्या इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिल जाएंगे? यस, ऑब्वियसली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि यूथनेशिया सुसाइड नहीं है, नेचुरल डेथ ही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर लिविंग विल नहीं बनाया है तो क्या फैमिली आईसीयू से निकाल सकती है? इसका रिप्लाई है नो, फैमिली नहीं निकाल सकती। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से फैमिली हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगी, फिर डिसीजन होगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन दे सकता है? नो, डॉक्टर को कोई इंजेक्शन देना अभी अलाउड नहीं है। एक्टिव एथनेशिया अभी भी इलीगल है, सिर्फ लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं। लिविंग विल किसी भी एज में बनाया जा सकता है, बस आप मेंटली फिट होने चाहिए। और अगर आप 40 प्लस के हैं, सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, तो एक बार अपनी फैमिली से बात करके लिविंग विल बना लें। ये आपकी फैमिली को फ्यूचर में कंफ्यूजन से बचा सकता है और ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप है। लिविंग विल बनाने से रिलेटेड कुछ लोगों में इसको लेकर घबराहट भी हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली इसका मिसयूज कर ले, स्पेशली जहाँ प्रॉपर्टीज के झगड़े हैं वहां पर, या बुजुर्गों की केयर ना करके, या फिर बीमारी से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स से बचने के लिए। कोर्ट ने इसके मिसयूज को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दी थी। उन गाइडलाइंस में कुछ बचाव के, कुछ सेफगार्ड्स के वेज थे जिसे अब हम डिस्कस करते हैं। सेफगार्ड नंबर 1, लिविंग विल को 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साथ साइन करना होगा और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से काउंटर साइन करवाना होगा। सेफगार्ड नंबर 2, जब सिचुएशन आएगी तो एक हॉस्पिटल बोर्ड को टर्मिनल इलनेस को कंफर्म करना होगा। सेफगार्ड नंबर 3, यही फैसला एक दूसरे इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड को भी करना होगा। सेफगार्ड नंबर 4, फैमिली को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया जाएगा। और इस फ्रेमवर्क के साथ इंडिया दुनिया के उन चुने हुए देशों में शामिल हो गया जहां पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल का लीगल फ्रेमवर्क है। 2000 में आया ये फैसला एक रेवोल्यूशनरी था, लेकिन लिविंग विल को बनाने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे कोई नहीं बना पा रहा था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ज़रूरत ने इसे प्रैक्टिकली नामुमकिन भी बना दिया। यही समझकर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को आसान कर दिया।
एंड नाउ दिस प्रोसेस इज वेरी इजी। लिविंग विल को 2 विटनेस के साथ साइन करके उसे नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर के पास रजिस्टर कराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं। इसकी कॉपी एक सेंट्रल डिजिटल रजिस्ट्री में सेव हो जाती है ताकि हॉस्पिटल इजीली एक्सेस कर सके। मेडिकल बोर्ड के प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था राइट को प्रिंसिपल से प्रैक्टिस में लाने का। इंडिया में यूथनेशिया की लीगल जर्नी एक ऐसी सोसाइटी को दिखाता है जो इंडिविजुअल राइट्स को समझ रहा है। यह एक प्योर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ से आगे बढ़कर क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी इन डेथ की तरफ बढ़ना है। अरुणा शानबाग के पैथेटिक केस से लेकर कॉमन कॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल जीत तक इंडियन जुडिशरी ने बहुत ही संभल कर एक ऐसा रास्ता बनाया जो इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को मिसयूज होने से रोकने की ज़रूरत को बैलेंस करता है। यह डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक्टिव यूथनेशिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कनाडा और नीदरलैंड में ये लीगल है और आगे भी इसके बारे में सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लॉ क्लियर है। आपको फंडामेंटल राइट है मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ करने का और एक नेचुरल मौत मरने का, अननेसेसरी मशीन्स के बिना। लिविंग विल के थ्रू अपनी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर लिखने की पावर अब लीगली आपके ही हाथ में है। ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पर्सनल लिबर्टी की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। आपका इस सेंसिटिव टॉपिक पर क्या थॉट है? क्या आपको लगता है कि करंट लॉज सही बैलेंस बनाती हैं? Let us know in the comment below, and if you found this video informative, please give it a like and subscribe for more deep dives into technical Indian law and society. Thanks for watching this video. Thanks for your valuable time.